बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिन्हें एलएमपी नहीं पता होती उनकी, और आके हमें पूछते हैं कि हमारे बच्चे की ग्रोथ ठीक है। मदर्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनका ब्लड प्रेशर उनका रेज हो जाता है। That is scary. पर 1000 अगर हम स्कैन्स कर रहे हैं तो 8 to 10 जो फीटसेस हैं उनमें कंजेनिटल हार्ट एनॉमलीज होती हैं। किसी के दिल में बच्चे के छेद है, हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम है। कई बार ऐसा होता है कि जब मदर्स फीड कर रही होती है उनको कहीं ना कहीं गांठ फील होती है। 4-5 मंथ्स हो गए, उसके बाद अगर कोई गांठ डेवलप हो रही है, दैट इज़ जनरली अ सेफ। ब्रेस्ट कैंसर का एक बाई मोडल पीक होता है। आपका 40s में एक पीक आता है, फिर आपका 60s में एक पीक आता है। साथ के साथ जैसे ऑरेंज का एक पील होता है, वैसा शेप का अगर आपको ब्रेस्ट अपीयरेंस में लग रहा है, इट इज़ अ रेड साइन। Hi everyone and welcome to the new episode of Shine with Swati podcast, and today we have with us a very young radiologist with us, and he is intervention radiologist and fetal medicine expert. So coming straight to Dr. Yatiraj Dheer. Hello sir, thank you Hello. so much for coming to the show. And this is sort of new terms जो मेरे को भी सुनने को मिले हैं, intervention radiologist and fetal medicine expert. Yes, yes. तो आई मीन ये बहुत इंट्रीग कर रहा है मुझे फ्रॉम द मोमेंट वी गॉट टू नो अबाउट यू. सो प्लीज लेट्स जस्ट स्टार्ट विद कि एग्जैक्टली क्या है, मतलब व्हाट इज अबाउट इट. रेडियोलॉजिस्ट देखिए एक ब्रांच है मेडिसिन की जिसमें हम हेड टू टो पेशेंट को कम्प्लीटली एग्जामिन करते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैन्स हम लोग परफॉर्म करते हैं, बी इट एक्सरे, बी इट सिटी स्कैन, बी इट MRI, अल्ट्रासाउंड्स. ये दिस इज़ व्हाट रेडियोलॉजिस्ट डू. और इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट जो होता है कि वो इमेज गाइडेंस के अंडर कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है, जैसे कि आई परफॉर्म वेरिकोज वेन्स के प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, FNACs करते हैं, बायोप्सीज करते हैं. तो दैट इज़ द रोल ऑफ इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट कि इमेज गाइडेंस के अंदर एक पिन होल मेथड से एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को, एक डिफ़िकल्ट मेडिकल प्रॉब्लम को इजीली हम लोग टैकल करते हैं. Okay. हाँ, और फीटल मेडिसिन का तो जैसे आपको पता है कि उसमें हम लोग फीटल स्कैन्स परफॉर्म करते हैं अल्ट्रासाउंड से, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैन्स वी डू रूटीनली. तो दैट इज़ इट. Okay, so fetal medicine is about not medicine, it is about the फीटल स्कैन्स. fetal scans. Okay, Yes. okay. So now that gives me more clarity about this thing. So आपकी दोनों चीज़ों में ना different areas cover हुआ है. I'm really intrigued about this. The इंटरवेंशन पार्ट, वेरिकोज एंड फीटल. and yeah. So because coming on to being mom, वो मुझे fetal वाला thing would always intrigue even more. So this जो ये fetal scans है, हम जनरली हम गायनेकोलॉजिस्ट के जाते हैं एंड वो हमें रेकमेंड करते हैं हम स्कैन्स करवाएं, एंड दैट्स हाउ वी ऑफ कोर्स हम जनरली उन्हीं के पास जाते हैं कि कनेक्ट होता है जिनके साथ. बट मैनी और टाइम्स बहुत से केसेस में ऐसा नहीं भी हो पाता, एंड कहीं ना एक डाउट आता है कि इतने स्कैन्स की ज़रूरत थी भी क्या, इन स्कैन्स का मेरे ऊपर या मेरे बच्चे पे इफ़ेक्ट ज़्यादा ख़राब तो नहीं आ रहा, कहीं डॉक्टर अपने मॉनिटरी उस चीज़ के लिए तो नहीं इतने सारे स्कैन्स करवा रहे. सो नाउ टुडे यू आर हियर, तो प्लीज़ जस्ट लेट मी नो कि एग्जैक्ट कितने स्कैन्स होने चाहिए और क्यों और कब होने चाहिए. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन है कि क्या ये सेफ़ है. अल्ट्रासाउंड इज़ 100% सेफ टू मदर एज वेल एज फीटस. ओके. इट हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट. ठीक है, आप कितने भी स्कैन्स करा सकते हैं, पर जो स्कैन्स कराने हैं मैं आपको एक ब्रॉड आउटलाइन दे देता हूँ कि बाकी स्कैन्स जो कराने हैं दैट डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस. इफ़ केस इज़ कॉम्प्लिकेटेड या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, देन वी मे रिक्वायर मोर नंबर ऑफ स्कैन्स. पर बेसिकली जो फर्स्ट स्कैन जो किया जाता है दैट इज़ डेटिंग स्कैन. ओके. और हम लोग स्कैन से टारगेट क्या अचीव करना चाह रहे हैं, फर्स्ट ये क्लैरिटी होनी चाहिए हमें. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्कैन से एक जो मेन टारगेट है, जैसे कि इंडिया में फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन इज़ वेरी हाई, FGR जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं कि लो बर्थ, एक बच्चा कमज़ोर बच्चा पैदा हो गया. ओके. तो दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय आवर स्कैन्स. तो उसमें हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्कैन जो रिक्वायर्ड है दैट इज़ डेटिंग स्कैन.
ओके जो कि फर्स्ट जैसे ही आपको पता चला कि कंसीव किया है तो फर्स्ट आप एक डेटिंग स्कैन कराएंगे जिससे हम सोनोलॉजिकली एक बच्चे को एक एज हम लोग असाइन कर देंगे। ओके तो वो जब एज असाइन हो गई बच्चे को तो उस एज के अकॉर्डिंग हम बच्चे का ग्रोथ ओवर द टाइम मेजर करेंगे। पूरा थ्रू आउट प्रेगनेंसी हम लोग मेजर करेंगे कि बच्चा ग्रोथ ठीक कर रहा है नहीं कर रहा है। ट्रू ठीक है। सेकंड स्कैन जो हम लोग करते हैं दैट इज़ द फर्स्ट स्कैन जो कि सबको करानी ही चाहिए। Right. अगर आपने फर्स्ट डेटिंग स्कैन ही नहीं कराई और आपको LMP भी नहीं पता है, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिन्हें LMP नहीं पता होती उनकी। ठीक है। फिर सडनली दे अपीयर एट 30 वीक्स और आके हमें पूछते हैं कि हमारे बच्चे की ग्रोथ ठीक है। तो आई एम completely blind, I don't know your LMP, I don't have your first dating scan and then you are asking me कि बच्चे की ग्रोथ ठीक है। ओके तो सो दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, हमारे लिए डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। विद ऑल्दो इनडायरेक्ट मेथड्स हैं कुछ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पर इट बिकम्स एट टाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव Right. पिन पॉइंट आंसर। सो मतलब डेटिंग स्कैन Is a सबसे must, पहला is a must. व्हिच इज द मोमेंट यू कंसीव इज यू शुड गो एंड गेट इट डन। गेट इट डन। तो हम Okay. लोग एक डेट असाइन कर देते हैं। जी तो और जो हमारी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जिसे हम EDD बोलते हैं दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट रिलायबल अगर आपने फर्स्ट डेटिंग स्कैन कराई है। उसके बाद EDD जैसे अल्ट्रासाउंड से आ रही है दैट इज़ नॉट एट ऑल रिलायबल। ठीक है। वो अलग अलग स्कैन्स आएंगे, अलग अलग डेट्स आएंगे, वो डिफरेंट है। यहाँ मैं कंफ्यूज हो गई जो अभी आपने बताया। हाँ हाँ, जैसे कि स्कैन्स होती है 30 वीक्स पे किसी ने स्कैन कराई जी तो हमारा जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है दैट गोज अकॉर्डिंग टू LMP। ओके और अगर आपने डेटिंग स्कैन भी नहीं करा रखी है इसमें क्या है कि अगर आपके पास LMP नहीं है ना, आपको LMP भी नहीं पता, LMP का फुल फॉर्म भी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। यस ठीक है। और आप सडनली 30 वीक्स पे कोई पेशेंट अपीयर हो रहा है और उसका एक सोनोलॉजी अल्ट्रासाउंड किया गया, उसके अकॉर्डिंग जो उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आ रही है जी दैट हैज़ वेरी लेस सिग्निफिकेंस और वेरी लेस मीनिंग दैट डेट कैरीज। ओके ठीक है। ओके अगर आपके पास EDD अगर आपको निकालनी है दैट वो आपको निकालनी है डेटिंग स्कैन से। ओके EDT इज एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी राइट है ना, आपको अगर निकालनी है दैट इज़ फ्रॉम आपका डेटिंग स्कैन। ठीक बिल्कुल ठीक है। राइट सो ये हो गया मेरा फर्स्ट स्कैन। नाउ कमिंग ऑन टू द व्हाट आर द नेक्स्ट अगेन लेवल्स। नेक्स्ट लेवल्स है आपके NT-NB स्कैन होता है। ओके NT-NB स्कैन जो हमारा होता है जनरली 11 वीक्स से हम 13 वीक्स के बीच में करते हैं जी जिससे कि हम बहुत सारे जो है सिंड्रोमिक डिजीज़ का हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं जिसमें मेनली हम लोग डाउन सिंड्रोम को Yes. डिटेक्ट कर सकते हैं। अब Right. NT-NB स्कैन क्या चीज़ है, फुल फॉर्म क्या है उसका? NT इज़ न्यूकल थिक ट्रांसलूसेंसी NT और NB है नेज़ल बोन। ओह राइट ठीक है। तो हम फीटस का नेज़ल बोन देखते हैं और NT उसका है हम लोग मेजर करते हैं। तो उसके कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड कट ऑफ्स होते हैं, लिमिट्स होते हैं, उससे Right. हम कंपेयर करते हैं कि फीटस को कोई डाउन का ट्राइसोमी 21 का इसका कोई रिस्क तो नहीं है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कैन अदरवाइज या डेफिनेटली तो इसको हम क्या ब्लड टेस्ट के साथ भी लिंक करते हैं? इसको हम लोग डेफिनेटली ब्लड टेस्ट के साथ भी लिंक किया जाता है इसको। श्योर। फर्स्ट इज डेटिंग स्कैन, सेकंड इज NB स्कैन। NT-NB स्कैन। सो नाउ द थर्ड कम्स द हमारा जो है NT-NB स्कैन के साथ ही हम लोग एक डॉपलर स्कैन भी हम लोग कर लेते हैं जिससे हम प्री एक्लेम्पशिया का रिस्क रूल आउट कर देते हैं। या सो व्हाट इज प्री-क्लैम्पशिया? प्री एक्लेम्पशिया है कि मदर्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनका ब्लड प्रेशर का अगर पहले हिस्ट्री नहीं भी है तो उनको ब्लड प्रेशर उनका रेज हो जाता है। यस एट टाइम्स बहुत से मैंने अपने फ्रेंड्स के केसेस में भी देखा है एंड दैट इज स्कैरी। दैट इज़ रियली स्कैरी। Yes. तो ड्यूरिंग हम लोग उसमें यूट्राइन आर्टरी एक होता है उसका डॉपलर एग्जामिनेशन करके हम लोग रिस्क बता सकते हैं कि कितना इसके में चांसेस है कि इनको प्री एक्लेम्पशिया होगा नहीं होगा। ओके हम पहले प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके कूल। सो देन आफ्टर दैट हमारा जो
जो बहुत ही फेमस एक स्कैन है लेवल 2 स्कैन या एनॉमली स्कैन या इसको बोलते हैं, या वो हम लोग 19 वीक्स के अराउंड करते हैं और 23-24 वीक्स तक उसको हम लोग कैरी करते हैं, राइट. है ना. सो दिस इज दैट स्कैन जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है. सेक्स डिटर्मिनेशन इज लीगली नॉट अलाउड. वही मैं कह रही हाँ, हूँ, बट एक डॉक्टर के लिए हो जाता है. डॉक्टर के लिए सेक्स तो इससे पहले भी डिटर्मिनेशन अगर करना है तो कर सकते हैं, पर दैट इज टोटली मतलब सेपरेट थिंग्स. इस बिल्कुल. सेक्स का डिटर्मिनेशन का इस टेस्ट से कुछ लेना कुछ देना लेना देना नहीं है. और ये टेस्ट बेसिकली होता है फॉर कंजेनिटल एनॉमली. सारे मतलब हेड टू टो सब सब चीज के का, सारे और ऑर्गन्स आपके वाइटली, सारे ऑर्गन्स जिसमें वाइटली कवर किए जाते हैं. और इसका ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है दैट इज फीटल इको, जिसमें हम लोग जो फीटस का हार्ट है उसको भी हम लोग देखते हैं Right. अच्छे से कि उसमें कोई कंजेनिटल हार्ट एनॉमलीज तो नहीं है. ट्रू. तो दीज डेज तो बहुत कंजेनिटल एनॉमलीज आ रही हैं, हार्ट की भी आ रही हैं. ओके. सो ये मतलब अभी बच्चों में ही पता चल जाती है जो कंजेनिटल हार्ट एनॉमलीज हैं इन डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर टेस्ट. डेफिनेटली सो ऐसे केसेस आपके पास आई एम श्योर आते भी होंगे. एंड उस पर्टिकुलर केस में व्हाट डू दे डू देन, मतलब एक पेरेंट के लिए भी, और आर दोज थिंग्स आर क्योरेबल बिकॉज वो तो कंजेनिटल है, तो उसका क्या बेसिकली आगे. डेफिनेटली. तो इसमें जो है कंजेनिटल हार्ट एनॉमलीज फर्स्ट ऑफ ऑल की क्या है कि पर 1000 अगर हम स्कैन्स कर रहे हैं तो 8 to 10 जो फीटसेस हैं उनमें कंजेनिटल हार्ट एनॉमलीज होती हैं. दिस इज़ द डाटा. ओके. तो इसमें डिफरेंट सेट ऑफ डिजीजेस हो जाती हैं, जैसे कि किसी के दिल में बच्चे के छेद है, ठीक है, फिर हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम है, टॉफ है, अलग अलग डिजीजेस हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेप आता है कि डायग्नोसिस, बिल्कुल. है ना. तो हम डायग्नोस कर लेंगे अगर कोई डिजीज़ को, तो हम उसका प्रोग्नोसिस प्रिडिक्ट कर सकते हैं. ओके. राइट. तो कुछ डिजीजेस, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक कॉम्प्लेक्स कार्डियक एनॉमली आपने डायग्नोस कर ली फीटल एज में, जी. तो दोज पेरेंट्स दे कैन प्लान कि उनको टर्शरी सेटअप में ही डिलीवरी कराना है जहाँ पे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है, बिल्कुल. इमीडिएट सर्जरी हो सके बच्चे का. और अगर कुछ ऐसा डिजीज़ हम लोग डायग्नोस करते हैं कि जिसका आउटकम इज़ नॉट सो गुड, जिसका हमें पता ही है कि इट इज़ गोइंग टू बी फेटल, तो देन वी गाइड अकॉर्डिंगली. और फिर गायनाकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट एक मिलकर एक डिसीजन लेते हैं. हम लोग टीम एफर्ट है कि इसको हम लोग को प्रेगनेंसी को नहीं आगे फर्दर करना चाहिए, है ना. So this is again, these tests are really important. रियली इम्पोर्टेंट. और भी जैसे एनॉमली स्कैन में पूरा वो भी हेड टू टो ही होता है स्पेक्ट्रम, नॉट ओनली हार्ट. Yeah. ब्रेन का एनॉमली है ना. उसके बाद आपके हैंड्स का एनॉमली है, लंग्स का एनॉमली है, Right. किडनी का एनॉमली है, फुट का एनॉमली है. So ये बेसिकली वो स्टेज है, अगर बाय चांस, है ना, गॉड फॉरबिड कोई अनोमली है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है क्या वो क्योरेबल है, सेकंड क्या उसका कोई क्योर ही नहीं है. सो आई थिंक दैट इज़ दैट जंक्शन जहाँ पर आप ये डिस्कस कर सकते हैं, और you really have to take a hard call at that moment. एग्जैक्टली. Yeah. कि ये मतलब एक ऐसी एनॉमली है, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल क्लब फुट एक एनॉमली है जिसमें बच्चे का ऐसा पैर टेढ़ा रहता है, मुड़ा हुआ रहता है. इफ आइसोलेटेड क्लब फुट इज देयर, देन देयर इज नॉट मच टू वरी अबाउट, है ना. ठीक. पर इफ इट इज सम स्पेक्ट्रम काइंड ऑफ थिंग कि उसके साथ और भी कुछ डिजीजेस एसोसिएटेड हैं, तो वो हम लोगों को अकॉर्डिंगली फिर डिसीजन लेना पड़ता है. ओके. राइट. सो वी कवर्ड स्टेप बाय स्टेप, है ना. सो द नेक्स्ट आ जाती है आपकी ग्रोथ स्कैन्स. जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि आपको डेटिंग स्कैन कराना है सबसे पहले, है ना. आपका डेटिंग हो गया, NT&B नॉर्मल है, देन एनॉमली इज नॉर्मल, देन कम्स ग्रोथ स्कैन जिसमें हम लोग बच्चे का ग्रोथ, अब टाइम आएगा जिसमें हम देखेंगे कि बच्चा FGR में तो नहीं जा रहा है,
FGRAs? फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। So अभी ना बहुत सारी टर्म्स ऐसे आ रही हैं जो they're little heavy for me because not being from medical, but then काफ़ी हद तो मैं absorbing, but कुछ हद तक की पिंगिंग की हो या ठीक, yeah. तो वो हम लोग डिसाइड देखेंगे। या फिर कुछ ऐसी एनॉमलीज होती हैं जिसमें जो लेवल 2 के टाइम पे आपकी नहीं पिकअप हो रही हैं Okay. और वो आपके थर्ड ट्राइमेस्टर में जाकर मैनिफेस्ट होती हैं, तो आपको डेफिनेटली फिर फॉलोअप स्कैन्स कराना ही है। बिल्कुल। जैसे कि स्केलेटल डिस्प्लेशिया एक डिजीज़ है Okay. जो कि कई मतलब फैटल भी हो सकती है, नॉन फैटल भी हो सकती है। तो Okay. वो आपका अगर आपने लेवल 2 इवन कराया भी है, मेरे पास केसेस आते हैं कि लेवल 2 कराया, वो बोलते हैं कि लेवल 2 नॉर्मल है, अब आप 30 वीक्स में आप बोल रहे हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम है, तो दैट डिजीज मैनिफेस्ट्स एट दैट टाइम ओनली। Okay. That ways. Oh, that's hard. हाँ, तो आपको ग्रोथ स्कैन्स आपको करानी ही है। ग्रोथ आपको देखना है कि फीटस का ग्रोथ ठीक हो रहा है, थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको कराना है। फिर जैसे हमने प्री एक्लेम्शिया का रिस्क फैक्टर आपने देखा था, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में भी डॉपलर्स होते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि बच्चे का डॉपलर का बेसिकली रोल है कि ब्लड सर्कुलेशन को देखना, मदर को, फीटस को, प्लेसेंटा को ब्लड Okay. सर्कुलेशन ठीक जा रहा है, Okay. नहीं जा रहा। ठीक। तो कंबाइंड विद दैट हम लोग करके देखते हैं। So, of course, I think these scans are important to have, we understand, but they काफ़ी चीज़ें रूल आउट कर देते हैं बिकॉज आई थिंक बहुत से अभी भी एरियाज़ हैं जहाँ पर इतनी अवेयरनेस भी नहीं है और शायद इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है जहाँ पर ये सारे स्कैन्स हो, एंड वहाँ जाके शायद वो एंड अप टू लॉट ऑफ डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस एंड वो सब। सो आई होप आई मीन people make note of it कि एटलीस्ट ये सब स्कैन्स तो डेफिनेटली करवाने ही चाहिए। डेफिनेटली करवानी चाहिए। या सो कमिंग ऑन टू कि जैसे हमने स्कैन्स किए, क्या इन स्कैन्स के थ्रू ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए या सी सेक्शन होना चाहिए? आई मीन ये एक बड़ा ही कश्मकश वाला एक टाइम आता है, एक दैट उस फेज़ में कि तुम्हारा मन होता है कि नॉर्मल भी हो जाए, बट कहीं डर होता है नहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो पर सी सेक्शन हो जाए। बट आई एम श्योर कि ये जो स्कैन्स हैं दे वुड रियली हेल्प इन दैट एज वेल। सो इसके बारे में क्या कहेंगे? व्हाट आर द मेन रीजंस और पैरामीटर्स व्हिच आल्सो लीड्स टू सच डिसीजंस? देखिए, जो नॉर्मल डिलीवरी होना है या सी सेक्शन होना है, दैट इज़ द कॉल ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट का कॉल होता है कि उसको क्या करना है। वी एज अ रेडियोलॉजिस्ट कैन गाइड देम, राइट। ठीक है। तो हम स्कैन करके ये बता सकते हैं कि कहीं प्लेसेंटा जो होता है वो प्लेसेंटा प्रीविया एक टर्म है कि प्लेसेंटा नीचे तो नहीं है कि आपका जो सर्विक्स है उसको ही तो नहीं कवर कर रहा। अगर उसको ही कवर कर रहा है तो नॉर्मल डिलीवरी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ नॉट एट ऑल। उसका ग्रेड्स होते हैं फर्दर। अगर कम्प्लीटली कवर कर रहा है देन गायनेकोलॉजिस्ट विल प्लान सी सेक्शन ओनली। राइट। देन सेकेंड थिंग इज़ समथिंग कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा गायनेकोलॉजिस्ट की क्वेरी आती है, चेक करते हैं और मेंटेन्ड है नहीं है। इसमें एज अ लेम पर्सन मतलब हमें अपनी बॉडी में क्या चल रहा है पता नहीं चलता ना। सो एज सच कोई प्रिकॉशंस या कुछ चीज़ हैं जो हमें एज अ प्रेग्नेंट वुमन लेनी चाहिए टू मेक श्योर कि दिस इज़ नॉट जस्ट इन एनीबडीज हैंड? इसके लिए जो है आपको हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करके रखना चाहिए। ओके। है ना। अगर कोई वाटर लीकेज हो रहा है, बैग कुछ लीक हो रहा है, लग रहा है कि फट गया है, पानी का थैली फट गया है, तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, स्कैन कराना चाहिए, आपको लेवल देखना चाहिए कि कितना है। कई केसेस में ज़्यादा भी होता है, कई केसेस में कम भी होता है। जिसमें कम होता है हम उसको ओलिगोहाइड्रोएमनियोस बोलते हैं, ज़्यादा हो गया पॉलीहाइड्रोएमनियोस बोलते हैं। सो इसका वर्क अराउंड और सॉल्यूशंस हो जाते हैं? हो जाते हैं, इसके हो जाते हैं। दैट्स गुड। या बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इट्स हार्ट ब्रेकिंग एट टाइम्स कि इतनी सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, बट देन या
इट्स गुड कि टाइमली आपको पता है और टाइमली उसका ट्रीटमेंट हो रहा है. सो दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़. सो आपने अभी वर्ड यूज़ करता है सर्विक्स के ऊपर तो नहीं आ रहा, प्लेसेंटा. तो सर्विकल लेंथ भी एक होती है ना, जो इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. डेफिनेटली या सर्वाइकल लेंथ भी हाँ. इम्पोर्टेंट होती है. वो हम लोग आपका जो फर्स्ट जो स्कैन हुआ है, डेटिंग स्कैन, जी. उसमें ही हम लोग देखते हैं. Okay. कुछ केसेस में जैसे कि आपने भी देखा होगा कि रिकरेंट एबॉर्शंस हो जाते हैं. Yes. है ना. Yeah. तो उन केसेस में हम लोग को जैसे सर्वाइकल लेंथ हम लोगों ने देखा कि अगर नॉर्मल लिमिट में है तो ठीक है. अगर कम है तो हम लोग अपनी रिपोर्ट में मेंशन करके अवेयर कर देते हैं जो रेफरिंग डॉक्टर है. तो वो अपने अकॉर्डिंगली प्रोसीजर्स कर सकते हैं. उसमें इनसर्कुलर ऑपरेशंस होते हैं वो पहले से कर देते हैं. अगर किसी का सर्वाइकल कैनाल का फनलिंग हो जाता है, Okay. ऐसा जैसे सर्वाइकल कैनाल है उसको फनल शेप हो जाता है, ओपन हो रहा है, Right. तो तो भी it's a दैट इज़ ऑल्सो थिंग ऑफ कंसर्न. Concern. तो फर्स्ट स्कैन से ही हम लोग सर्वाइकल लेंथ को मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं. Right. I hope but I remember, you know, fairly कि वो हर टेस्ट में उसको बहुत मैटर करती है. बहुत मैटर करती है सर्वाइकल Yes. लेंथ. That even decides कि नॉर्मल डिलीवरी होगा और कि सी सेक्शन होगा. बिल्कुल Yeah. definitely. So, and is there any more tests left? एज फार एज फीटस इज कंसर्न, फीटस का तो यही है मेनली. और Right. उसके बाद अगर हमें कुछ एनॉमलीज मिलती हैं जी. तो हम लोग उसका फिर एमनियोसेंटेसिस करते हैं, जिसमें कि हम लोग That is- एमनियोटिक फ्लूइड इन्वेसिव प्रोसीजर, हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं. Okay. उसको फिर हम लोग लैब में भेजते हैं. फिर उसका जो जेनेटिक एनालिसिस होता है Okay. कि कहीं ये फर्दर नेक्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव करेंगे तो कितना % रिस्क है कि फिर ये डिजीज़ दोबारा रिकर हो सकती है या नहीं हो सकती. Amniocentesis, ये इसमें होता क्या है? इसमें हम लोग एक नीडल अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंदर डालते हैं. जी. जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको हम लोग सैंपल उसका एक निकालते हैं. Okay. फिर उसको हम लोग लैब में भेजते हैं टेस्ट करने के लिए. वो उस केसेस में ही हम लोग भेजते हैं जिसमें हमें कुछ एनॉमली मिला है Anomaly as in fetus. इन फीटस. Okay. तो कहीं ना कहीं amniotic fluid तो नहीं responsible for that anomaly. Is that so? नहीं, एमनियोटिक फ्लूइड में जो है उसका एमनियोटिक फ्लूइड इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल. एमनियोटिक फ्लूइड में उसके जो है जेनेटिक एनालिसिस होगा उसका. Okay, वहीं से genetic एनालिसिस होगा. Yeah, please spare me if I sound a little dumb at नहीं, times, नहीं, no? नहीं. Because of course मेरे questions would come out of not being into, yeah. नहीं, So, ठीक, ये बिल्कुल एकदम जेन्युइन क्वेश्चंस हैं. Yeah. So, मतलब there's so many things, you know, इतने सारे in terms I've got to know in just few minutes, so I am gathering them. So I am sure, I think we need to make a note of all the scans and everybody should get them done. And when the gynecologists are suggesting them to do so, they should actually go for them. Go for. Yes. जो ये amniocentesis आपने अभी explain किया, is it safe during the pregnancy? इसमें मतलब fetus को कोई मतलब risk तो नहीं होता? नहीं, definitely if done under expert hands this procedure is completely safe. Okay. So, yeah, I'm sure बना भी तभी होगा this whole procedure. Definitely, It would definitely. have its own protocols. Definitely. Yeah. So I'm sure अगर I think ये वाला एक पूरा एक जो पैकेज है, एक जो एक मदर की मतलब एक फ्रॉम कंसेप्शन टू डिलीवरी, जो इसके अंदर बहुत सारे टेस्ट्स हैं, स्कैन्स हैं, दे प्रिटी मच क्लियर टू पीपल उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और वो कितने ज़रूरी है करवाने, और हर टेस्ट और स्कैन की क्या वैल्यू है ना. Definitely. सो आई थिंक नाउ दैट अब बच्चा हेल्दी बॉर्न हो गया है ना. सो दैट जर्नी इज़ नाउ गॉन, एंड अब जब एक आता है जो फर्स्ट स्टेप इज़ मदर्स फीड, है ना. और बहुत बार कई बार ऐसा होता है कि जब मदर्स फीड कर रही होती है उनको कहीं ना कहीं गांठ फील होती है, कुछ समथिंग लम्पी दे फील बिकॉज एट टाइम्स उनको लगता है कि मिल्क एक जगह पर ज़्यादा हो रहा है या वट एवर द अदर रीजन्स भी. वट एग्जैक्टली इज़ दैट? शुड इट बी मैटर ऑफ कंसर्न? क्या डरना चाहिए उसमें हमें? देखिए, जो ब्रेस्ट का आपने गांठ का जो टॉपिक आपने अभी रेज किया है, आप बहुत मतलब इट इज़ अ थिंग ऑफ कंसर्न. ओके. हमारे पास बहुत सारे जो है आफ्टर प्रेगनेंसी फीमेल्स आती हैं कि उनके छाती में एक गांठ बन गया है ना. तो दैट जनरली अगर आपके पहले नहीं हैं और एकदम अभी आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, करने के बाद मतलब 4-5 मंथ्स हो गए हैं, उसके बाद अगर कोई गांठ डेवलप हो रही है, दैट इज़ जनरली
सेफ, उसको गलेक्टोसील बोलते हैं, वो है एक गांठ है, वो क्योरेबल है। शी पर इसके अलावा भी ब्रेस्ट में जो है कई तरीके के लम्प्स फॉर्मेशन हो जाते हैं। मेरे पास अभी एक केस आया था, नॉर्मल मतलब एक फीमेल 35-40 के अराउंड थी, एक ब्रेस्ट में पेन के साथ आई। उसका हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड किया तो एक ब्रेस्ट लंप दिखा, जिसमें कि हम लोग उसको फिर कैटेगराइज करते हैं बायरेड्स स्कोरिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। ओके तो उसको दिस इज मतलब क्लासिफिकेशन एक सिस्टम है बायरेड्स, उसमें हम लोग उसको स्कोर देते हैं। ओके व्हाट सॉर्ट ऑफ लंप इट व्हाट सॉर्ट ऑफ लंप इट इज। तो उसमें एक स्कोर उसको दिया हम लोगों ने, तो जिसमें सस्पिशियस था लगा। ओके तो उसका बाद में FNAC किया, दैट टर्न्ड आउट टू बी मैलिग्नेंट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। ओके तो ब्रेस्ट कैंसर से ऐसा भी नहीं है कि उससे डरना है। Right. अगर कोई भी फीमेल को छाती में कोई गांठ लंप फील हो रहा है तो वो एक स्कैन कराए अपना। इवन फॉर द फीडिंग मॉम्स, वो उनको चाहे वो लैक्टोसील ही हो, है ना, द वे यू मेंशन्ड, एंड आई प्रे सबकी वही हो, राइट? सो बट देन दे शुड एक्चुअली गो एंड गेट इट टेस्टेड। या कई बार होता है कि कैंसर इज अ फॉर्म ऑफ एक मिमिक करता है, कई बार एब्सेस की तरह लगता है, और इफ अगर आप उसका एक सैंपल लेते हैं, एक पतली नीडल डालकर आप सैंपल लेते हैं, तो दैट टर्न्स आउट टू बी कैंसर। ओके, सो इसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स या प्रिकॉशंस भी होते हैं, मतलब प्रिकॉशंस नहीं, सिम्टम्स, दैट हाउ डू वी गेट टू नो, स्पेशली कितनी बार आई एम श्योर आपने ऐसे केसेस देखे होंगे जब लेडी पहुंच रही है तो इट मस्ट बी 3rd स्टेज 4th स्टेज या काफ़ी बढ़ चुका है, ताकि वो स्टेज से पहले ही अलर्ट हो जाए। तो ऐसा अभी एक जनरली हम विमेन को क्या नोटिस करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए? सो कैन यू पुट सम लाइट ऑन इट? देखिए, अगर आपको पहले है कि छाती में गांठ फील हो रही है, ठीक है, तो अगर यंग एज है, मान लीजिए 20s में है, तो दैट इज़, अगर आप एक स्कैन कराइए, उसमें अगर आपको स्कोर कम मिला है बायरेट्स के और आपने FNAC भी करा लिया, दैट इज़ जनरली बिनाइन फाइब्रोएडिनोमा है, सिंपल एक गांठ है। ब्रेस्ट कैंसर का एक बाई मोडल पीक होता है, ठीक है, तो मतलब एक आपका 40s में एक पीक आता है, फिर आपका 60s में एक पीक आता है। दोज लेडीज़ के लिए क्या, अगर उनको एक कोई गांठ फील हो रहा है, तो अगर वो फर्म है, साथ के साथ निप्पल अगर रिट्रैक्ट कर रहा है अंदर की तरफ, और ऑरेंज का जैसे पील होता है, जैसे ऑरेंज का एक पील होता है, वैसा शेप का अगर आपको ब्रेस्ट अपीयरेंस में लग रहा है, देन इट इज़ अ रेड साइन। ओके, दे शुड एक्चुअली गो। हाँ, और अगर कोई ये आपने जो सिम्टम बोला है ना, ये आई नो कि लंप फील हो रहा है या ऑरेंज पील जैसा हो रहा है ना, सो दैट इज़ वो सेफर स्टेज है येट, कि वो दैट इंडिकेट्स कि अब तो कहानी शायद आगे भी बढ़ चुकी है? नहीं, वो कहानी आगे बढ़ चुकी है, पर इसीलिए क्या है कि रूटीन जो है मेमोग्राम कराने के लिए बोलते हैं कि 40+ लाइट ऑन कि कौन सी ऐसा एज है, कौन सा ऐसा कि टच वुड किसी को लम्प्स ना फील हो कभी, राइट? बट देन आपको परफेक्टली लग रहा है, कहीं लम्प्स नहीं फील हो रहे हैं, राइट? और मे बी लम्प इज़ एट दैट पॉइंट जहाँ आपको नॉर्मल डेली लाइफ में नहीं फील हो सकता। सो इन दैट केस हाउ डू वी गेट टू नो? या फिर एक कोई ऐसा आपके अकॉर्डिंगली प्रोटोकॉल टाइप्स है कि हर लेडी को, हर वुमेन को इतनी एज पे एक स्कैन कराना ही चाहिए, या आफ्टर, मतलब ऐसा कुछ पर्टिकुलर? इफ आफ्टर 40 मेमोग्राफी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, अवेलेबल है, जो कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर फैमिली हिस्ट्री है, अगर किसी फीमेल के मदर को अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है, डिटेक्ट हुआ है, तो उसको, या इवन कज़न सिस्टर को हुआ है, तो उसको भी एक मतलब जस्ट टू बी प्रिकॉशनरी एक बार ही मेमोग्राफी कराने आफ्टर एज ऑफ 40 इयर्स। और जनरल पब्लिक को भी आफ्टर 40 इयर्स एनुअल एक मेमोग्राफी करानी चाहिए, आफ्टर 40 नॉट आफ्टर 30s। और बाकी है, अगर आपको लंप फील हो रहा है 40s के अराउंड, तो डेफिनेटली फर्स्ट आई थिंक लंप तो कभी भी इट्स इन 20s 30s और व्हाटएवर एज, तो यू शुड गेट इट टेस्टेड। और अगर आपके फिर जो है रेडियोलॉजिस्ट ने उस अकॉर्डिंग स्कोर दिया है जहाँ पे FNAC इज रिक्वायर्ड और बायोप्सी इज रिक्वायर्ड, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट, राइट?
आप मुझे FNAC और बायोप्सी को थोड़ा सा इलाबोरेटली डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज मेमोग्राफी हो गया एक टेस्ट है विच है ना, जिससे पता चलता है. देन द सेकंड स्टेप इज़ FNAC बायोप्सी. वो किस तरह से होता है, उसका क्या प्रोसीजर है, और कई बार डर लगता है उससे, वो नीडल्स देख कर डर जाते हैं हम जनरली. सो उसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. देखिए FNAC जो होता है उसमें हम लोग एक, इसका फुल फॉर्म है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी. Okay. तो इसमें हम लोग एक पतली नीडल डालते हैं अंडर गाइडेंस. तो एक सैंपल हम लोग विड्रॉ करते हैं और ये हम लोग लोकल एनेस्थीसिया देकर करते हैं एंड इट इज़ कम्प्लीटली सेफ प्रोसीजर. बहुत सारे पेशेंट्स उनका डाउट रहता है कि कहीं इससे फैल तो नहीं जाएगा, कहीं और ज़्यादा ना अपस्टेज ना हो जाए. तो ऐसा कुछ होता नहीं है इससे. Okay. और बायोप्सी में हम लोग एक टुकड़ा निकालते हैं, एक बायोप्सी गन होती है, उसको हम लोग फायर करते हैं और एक मांस का एक टुकड़ा जो ट्यूमर है उसका टुकड़ा निकालते हैं, फिर उसका लैब टेस्ट होता है. राइट. और कम्प्लीटली इट इज़ अ सेफ प्रोसीजर और ऑलमोस्ट इट इज़ अ पेनलेस थिंग. इट्स पेनलेस. क्योंकि हम लोग लोकल एनेस्थीसिया पहले अप्लाई कर देते हैं और इमेज गाइडेंस के अंडर करना होता है, तो कहीं इधर उधर जाने का उसका रिस्क भी नहीं होता. ओके. सो बेसिकली वो इमेज गाइडेंस के अंडर ही हो रहा है. डेफिनेटली. ओके ओके कूल. सो दैट्स अगेन वही, देन दैट्स हाउ इट इज़ सेफ. यस यस यस. परफेक्ट. सो कमिंग ऑन टू, जैसा आपने मेरे को बहुत अच्छे से स्टेजेस में एक्सप्लेन किया द होल प्रोसेस. नाउ बिकॉज यू आर एक्सपर्ट इन वेरिकोज वेन्स, सो वेरिकोज वेन्स कब होती हैं वो, मतलब आई एम श्योर कहीं ना कहीं डाइटरी या फिर लाइफस्टाइल रीज़न भी हो सकता है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्यों होती है, सेकंड अगर वो होती हैं तो हाउ शुड इट बी ट्रीटेड, क्योंकि वो आई थिंक काफ़ी हद तक वीकनेस और बहुत सारे ऐसे रिलेटेड रीजंस हैं. बट आई वांट यू टू एक्सप्लेन इट बिकॉज मेरी नॉलेज उसके बारे में बहुत ब्लीक है. देखिए वेरिकोज वेन्स जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा, मतलब हमें इसके केसेस देखने को मिलते हैं. इसका फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉज है, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, जो वेरिकोज वेन्स होती क्या है, सबसे पहले आई वांट यू टू एक्सप्लेन इट टू द ऑडियंस की वो जैसे वेन्स दिखती वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें. वेरिकोज वेन्स बेसिकली क्या है कि हमारी जो नॉर्मल वेन्स हैं वो उनके वो ख़राब होने की वजह से तो वो एकदम फूल जाती हैं और टॉर्चुअस, एक ऐसा टॉर्चुअस पाथ फॉलो करने लगती हैं. ओके. सो वो कहते हैं, जो मुझे पता है वो लाइक वो स्किन से वो ग्रीन ज़्यादा दिखती हैं. सो दैट इज़ द डैमेज्ड वेन्स हैं हमारे. हाँ, जो वो हमें जैसे मी एज अ लेमन मुझे कैसे पता होगा ना वेरिकोज वेन क्या है. सो वो जब कहते हैं कि वो आपका बहुत ज़्यादा दिखता है दैट ग्रीन एंड ब्लूइश, देन प्रॉब्ली इट इज़ वेरिकोज वेन्स एज वेल. हाँ तो हाँ डेफिनेटली. और वो जब दिखना शुरू हो जाता है वो तो आपका एडवांस स्टेजेस में आ गए हैं. सो उससे पहले कैसे पता चल सकता है हमें कि वेरिकोज वेन्स हैं? उससे पहले आपका जैसे स्किन डिस्कलरेशन अगर हो रहा है कहीं पे भी या इन जनरल एंकल, अराउंड अगर एंकल आपका यहाँ पे स्किन डिस्कलरेशन हो रहा है, ओके, हैवीनेस हो रहा है, पेन फील हो रहा है, पेन इन एंकल नहीं टांगों में, पूरा टांगों में पेन फील हो रहा है, हैवीनेस फील हो रहा है, और अगर आपका लाइफस्टाइल ही वैसा है. हम कई बार तो ऐसे ही सोच लेते हैं यू नो कि आजकल सिटिंग जॉब ज़्यादा हो रहा है, सो प्रॉब्ली यू नो यू फीलिंग लेथार्जिक या पेन हो रहा है यू नो, सो बट इट्स नॉट दैट नॉर्मल. पर वो कई बार और भी रीजंस हो सकते हैं. और भी रीजंस हो सकते हैं. तो जनरली इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है. प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग, प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग, ओके, पोस्टपार्टम मतलब प्रेगनेंसी के बाद भी हो जाता है ये. तो उन केसेस में होता है अगर ये सब सिम्टम्स हैं पेशेंट को, हैवीनेस है लेग्स में, और अगर वो कंटिन्यूस ही है, अगर एक्सरसाइज करने के बाद भी उसका नहीं ठीक हो रहा है, तो उसका एक सिंपल एक टेस्ट है जिसको वीनस डॉपलर हम लोग बोलते हैं. ओके, जिसमें हम लोग पूरा वेन है उसको ट्रेस करते हैं और देखते हैं कि कहीं परफोरेटर्स तो नहीं आ रहे हैं. परफोरेटर्स एज इन मतलब सुपरफिशियल और डीप वीनस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए परफोरेटर्स तो नहीं खराब हो गए. ओके, और टेक्निकल हो रहा है ना. That's fine, yeah. हाँ, तो हम लोग उसका डॉपलर करते हैं और देखते हैं कि वेन जो है ख़राब हो रही है, तो हम लोग उसको इनिशियली वहीं से मैनेजमेंट उसका स्टार्ट करके हम लोग क्योर कर सकते हैं. सो अगर मेरे लेट्स से लेग्स में हैवीनेस है और पेन हो रहा है, हम जनरली ऑर्थोपेडिशियन के जाते हैं
या फिर मेडिसिन के कोई डॉक्टर जो दे वेरी क्लोज टू, हम उनको भी पूछ लेते हैं कि टांगों में बहुत दर्द है, हैवी लग रहा है, सो देन हाउ वुड दे बेसिकली, मतलब वो फिर वो डिसाइड करेंगे कि आपको वेरिकोज वेन्स हो सकता है, इज इट सो? जो देखिए, अगर आपको टांगों में हैवीनेस फील हो रहा है, पेन फील हो रहा है, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। इधर बिल्कुल, कैल्शियम है, विटामिन डी कम हो रहा है, नी हाँ, ये पेन्स सबसे है, बेसिक, सबसे पहले यही आता है यही आता जनरली, है ना। या और उसके साथ अगर एसोसिएटेड आपको, जैसे आपने पहले बोला था, विजिबली वेन्स आपके दिख रही हैं प्रोमिनेंट, और आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि आप 7-7 8-8 घंटे, जैसे पुलिस वाले हैं, टीचर्स हैं, खड़े ही रहते हैं, जिसमें वर्कआउट कम है या फिर लाइफस्टाइल में खड़ना ज़्यादा है। खड़ना ज़्यादा है, या फिर सिटिंग जॉब्स है, पूरा पूरा 10-10 12-12 घंटे बैठे ही हैं, तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं। और एक बेसिक एक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें कलर डॉपलर आप कराइए, तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि वेरिकोज वेन्स की तरफ आप जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। राइट, सो आई थिंक जो ओवर द काउंटर मेडिसिन होती है ना, हम जाके जो कई बार लोग ले लेते हैं कि दर्द हो रहा है, पेन किलर खा लो, आई थिंक वो सबसे बड़ा दुश्मन है, राइट? वो तो डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए, या आपके लिवर किडनी दोनों को ही डैमेज करते हैं। imagine, I wanted to come to that part as well though. Yeah, but then exactly, मतलब until unless आप अपना लाइफस्टाइल और अपना पूरा डॉक्टर से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, वो आपका एग्जैक्ट रूट कॉज तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, राइट? सो नाउ अगर लेट्स से किसी को वेरिकोज वेन्स डिटेक्ट हो गए, ठीक है, अब वो कौन सी स्टेज पे है या थोड़ा सिवियर है, सो एनी विच वेज उसका सोल्यूशन क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है? उसका ट्रीटमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। बिल्कुल, ठीक है, अगर आप जनरली है ओबीज पेशेंट्स में होता है, अगर ओबेसिटी है, लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स हैं या सिटिंग है, तो यू शुड चेंज दैट। आप गैप डाल के बीच बीच में थोड़ी देर के लिए वॉक कीजिए, उठिए अपनी जगह से, है ना। सेकंड है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आप डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कीजिए, फ्रूट्स ऐड कीजिए, है ना, हेल्दी डाइट लीजिए, वेट लॉस कीजिए। फिर उसके बाद जो है स्टॉकिंग्स एक होती हैं पहनने के लिए, ओके, है ना, तो जो जुराबें हैं वो स्टॉकिंग्स वाली क्लास 2 कंप्रेशन स्टॉकिंग्स होती हैं, वो पहनिए। अगर इन सब चीज़ों के बाद भी, या फिर कोई एडवांस स्टेज में पेशेंट हमारे पास लैंड अप करता है, अल्सर्स बने हुए हैं जिनके, या फिर बहुत मोटी मोटी वेन्स हैं जो कि रिवर्सिबल नहीं है, या जिसको हम प्रोलॉन्ग नहीं कर पा रहे हैं उसका लाइफ, तो हम लोगों को उसमें लेज़र ट्रीटमेंट से हम लोग उसको बर्न कर देते हैं। Oh, so there's something called laser treatment in लेज़र that case. ट्रीटमेंट, So that is done by radiologist. दैट इज़ डन बाय इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, हम लोग करते हैं। तो उसमें हम एक पिन होल से एक लेज़र फाइबर डालते हैं, गाइड वायर के साथ एक लेज़र फाइबर डालते हैं, और पूरा जो वेन ख़राब है उसको हम लोग बर्न कर देते हैं, Okay, burn ही कर देते हैं. बर्न कर देते हैं। Okay. और एक ये ट्रीटमेंट है, कुछ पेशेंट्स में हम लोग ग्लू थेरेपी यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग वेन है उसको चिपका देते हैं वीना सील से, है ना। Okay. तो वो डिपेंड करता है कि केस बाय केस बेसिस पे कि कैसा पेशेंट है, अगर उसमें बर्न की ज़रूरत है, उसमें ग्लू की ज़रूरत है, ये तो डॉक्टर ही डिसाइड तो, कर सकते हैं. हाँ, Yeah. केस बाय केस बेसिस पे हम लोग Okay. डिसाइड करते So इसकी हैं। कोई मेडिसिन नहीं है बेसिकली. पर्टिकुलरली इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ फ्लेवोनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स आप ले सकते हैं, पर उसके कुछ इतने प्रूवन बेनिफिट्स नहीं हैं। Oh, so there is मतलब as such इसका कोई मेडिकल मतलब मेडिसिन से कोई ट्रीटमेंट नहीं है. मेडिसिन से कोई ट्रीटमेंट नहीं है। So these are the few that you mentioned. इसका डेफिनेट ट्रीटमेंट जो कि अभी लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, दैट इज़ एंडोवास्कुलर लेज़र ट्रीटमेंट, EVLT जिसको बोलते हैं, ग्लू थेरेपी है। पहले जो इसका वेन को पूरा निकालते थे, वो अब आउटडेटेड सर्जरीज हो गई हैं, वो अब नहीं करते हैं इसमें। ओके, सो अच्छा, पहले के ट्रीटमेंट में वो वेन को निकाल ही देते थे. कट्स लगा के, बहुत ही एक पेनफुल प्रोसीजर था फॉर Oh. पेशेंट, है ना। तो वेन की वो ज़रूरत नहीं होती क्या बॉडी में? नहीं, वो वेन्स जो हैं वो और डेवलप हो जाती हैं, Oh. है ना, चैनल्स और बना लेती हैं। ग्रेट Oh. सेफनस वेन होती है, अगर पूरी की पूरी ख़राब है तो पूरी की पूरी को बर्न किया जाता है, अगर पार्ट्स में है तो पार्ट्स में बर्न किया जाता है। दैट इज़ वाई इट शुड बी डन बाय इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट अंडर इमेज गाइडेंस कि कहाँ तक वो ख़राब है। ओके,
नहीं तो आपको कौन सा परफोरेटर है, अगर आपको गाइडेंस के अंडर, इमेज गाइडेंस में नहीं दिख रहा, तो आप यू आर टोटली ब्लाइंड। जो ऑपरेटिंग जो पर्सन है वो पूरे ही वेन को या तो निकाल देगा या कोई परफोरेटर छूट जाएगा, जिससे कि है प्रॉब्लम विल रियकर। Oh, so I had no clue that it was that a big deal, honestly. तो मुझे था कि वेरिकोज वेन्स होती है, वो दिखती हैं सरफेस पे एंड दैट्स इट, बट इट कैन बी दैट। मतलब और अगर लेट्स से वो ट्रीट नहीं हुई है टाइमली और वो लाइफस्टाइल चेंज भी नहीं कर पाया, इट इज़ ऑफ कोर्स हर 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 एक की लाइफ डिफरेंट है और हर कोई शायद लाइफस्टाइल चेंज नहीं इजीली अडॉप्ट कर सकता। सो इसका इफ़ेक्ट क्या है ओवरऑल? सिर्फ पेन ही इसका सिम्टम है या कुछ और भी इसके इफ़ेक्ट्स है? देन पेशेंट को क्या होता है कि वहाँ पे आपका ब्लड पूलिंग हो रहा है ना, जो उसका वेल्व ख़राब हो गया वेन का, तो उसके बाद क्या है कि आरबीसीज वहीं पे उसके डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो डिस्कलरेशन होगा स्किन का अराउंड एंकल, जिसका मैं मेंशन कर रहा था। स्किन डिस्कलरेशन होगा। सेकंड, फिर उसको इचिंग स्टार्ट हो जाएगा पेशेंट को। वहाँ पे इचिंग, इतना भयंकर इचिंग होता है, हमारे पास केसेस आते हैं कि पेशेंट अपने वहाँ पे खुद ही इच कर करके अल्सर्स बना लेते हैं इतने बड़े बड़े, और वो ब्लीड करते हुए अल्सर्स आते हैं। और कंबाइंड विद दैट अगर डायबिटिक है पेशेंट, देन इट बिकम्स even more complex, even more complicated. Oh, so any which ways it's मतलब इसका यही treatment है, the way you explained. Okay, so this was very new for me honestly, and I hope मतलब लोग lifestyle से ही इसको cure कर सके, so that will be I think the best people could do, but then yeah they should know what all exists for that. Yeah, so you know अभी हमने बड़े डिफरेंट टॉपिक्स, जैसे हमने अभी करा इस पे आए वेरिकोज वेन्स पे। नाउ कमिंग ऑन टू द जनरल मासेस, एज एन आई हैव कम अक्रॉस मैनी पीपल, वो पेन हो रहा है, बैक में भी हो रहा है, पेन किलर खा लेंगे, दे वुड से कि हम फिजियोथेरेपी करा लेंगे, पर उनको स्कैन कराना, एक्सरे कराने से बड़ा डर लगता है कि कि हार्मफुल होता है, बड़ा हमें कैंसर हो जाएगा, दैट वेज। बट ये नहीं पता कि शायद एक्चुअली में कुछ रियल बिग प्रॉब्लम हो। और देर इज़ वन लॉट ऑफ पीपल जो कहते हैं कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्या एक्सरे ये तो करा लो, 2 मिनट खड़ो पता भी नहीं चलता, है ना। सो बट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द राइट अमाउंट ऑफ रेडिएशन अ पर्सन कैन एक्चुअली डील विद? तो कहाँ थोड़ा सा डरना भी चाहिए और कहाँ थोड़ा सा रिलैक्स्ड भी रहना चाहिए, वो थिन लाइन है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? देखिए, जहाँ तक रेडिएशन का सवाल आता है कि अगर आपको कोई भी मेडिकल कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्जांपल बैक पेन अगर पेशेंट को आ रहा है, तो जो प्रिस्क्राइबिंग ऑर्थोपेडिशियन है, कोई भी डॉक्टर है, उसको एक लंबर स्पाइन का एक्सरे बोलेगा, है ना। दैट इज़ कम्प्लीटली सेफ अगर एक एक्सरे अगर उसका हो रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, एलारा प्रिंसिपल होता है जो कि सारे डॉक्टर्स फॉलो करते हैं, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। दैट मीन्स कि पेशेंट को डिजीज से सफ़र करते रहना चाहिए या कि एक रेडिएशन का एक शॉट उसे मिलना चाहिए, तो दैट इज़ अ फाइन लाइन, है ना। तो एक फर्स्ट एक एक्सरे जैसे हुआ, दैट इज़ अ बेसिक इन्वेस्टिगेशन एक हुआ, तो उसमें अगर हमें कोई बहुत बड़ा कुछ लंप या मास नहीं आ रहा है और सिंपल एक डिस्क की डिजीज़ लग रही है, अगर रेफरिंग फिजिशियन अगर समझता है कि उसको एमआरआई करानी चाहिए, तो वो एमआरआई कराएगा। एमआरआई इज़ कम्प्लीटली सेफ, उसमें रेडिएशन का आपका कोई एक्सपोजर नहीं है। राइट, आई थिंक ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि एमआरआई से भी डर लगता है, बट देन आई थिंक दैट्स सेफर वर्जन, दैट इज़ कम्प्लीटली सेफ फॉर बस उसका पेशेंट का ये है कि कोई पेसमेकर नहीं होना चाहिए, कोई मेटेलिक इम्प्लांट नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो जो है उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। एज फार एज रेडिएशन इज कंसर्न्ड, को एमआरआई में देयर इज नो रिस्क ऑफ एनी रेडिएशन। आई थिंक लोगों को अपना नहीं, थोड़ा सा डॉक्टर पे ट्रस्ट करके व्हाट एग्जैक्टली इज बेस्ट फॉर देम, है ना, बिल्कुल वैसा करना चाहिए। एकदम से एमआरआई की बात है ना, एंड कई बार क्या होता है, बच्चा खेल रहा है और वो एकदम से गिर गया, उसके सिर पे चोट लगी है, कुछ भी हुआ है, तो in some cases at some point MRI कराना पड़ता है, पर बच्चा उसके लिए इतना मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता है, इतनी बड़ी मशीन के अंदर तक जाती है वो मशीन, एंड वो बट ऑब्वियसली वो घबरा जाता है। उस केसेस में बच्चों की MRI कैसे होती है? बच्चों के MRI के लिए हमारे पास ओपन मैग्नेट MRI आती हैं, ओके, जो कि जनरली पेशेंट्स को क्या है, क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाते हैं कि एक
बोर के अंदर हमें जाना बिल्कुल। है ना, तो उसके लिए ओपन मैग्नेट एमआरआई करा सकते हैं। अगर कहीं पे किसी स्टेशन में ओपन मैग्नेट नहीं अवेलेबल है तो बहुत ही, अगर पेशेंट को, बच्चे को प्रॉब्लम है तो एनेस्थेटिस्ट की मदद से उसको थोड़ा सा Sedate सिडेट करके। करके हम लोग, फिर वही प्रिंसिपल है, एलारा का प्रिंसिपल है, और या फिर कितना इसका हम लोग बेनिफिट कर रहे हैं एक स्कैन करके, तो वो फिर हम मोमेंट केस बाय केस बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए, तो वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं डे टू डे प्रॉब्लम्स। राइट, वही बिकॉज इवन माई डॉटर फेल ऑफ पीछे ना, तो द फर्स्ट इज डिजीनेस तो नहीं है, वॉमिटिंग तो नहीं है, हेडेक तो नहीं है, सब ठीक था, पर उसको वो एक जहाँ गिरी थी वो पॉइंट पे पेन आई थिंक फॉर 20-25 डेज रहा। सो वी केम टू द पॉइंट दे सेड कि अब आप करवा लो, या एमआरआई करवा लो, या स्कैन करवा लो। सो द ओनली स्कैरी थिंग वाज बच्चा एमआरआई कैसे करवाएगा, यू नो, सो वी हैड टू गेट अ सीटी स्कैन डन। और मुझे सीटी स्कैन से तो वैसे ही बहुत डर लगता है कि वो बहुत हेवी रेडिएशन होता है, तो सीटी स्कैन से भी कितना डरना चाहिए? सीटी स्कैन और एमआरआई का देखिए, दोनों का एक अलग अलग डिजीज़ के लिए अलग अलग मशीन्स हैं दोनों। अगर आप जो डॉक्टर है अगर फ्रैक्चर सस्पेक्ट कर रहा है, मान लीजिए स्कल फ्रैक्चर वहाँ पे सस्पेक्ट कर रहा है, तो जनरली दे प्रेफर सिंपल एक्सरे या फिर सीटी स्कैन अगर प्रेफर कर रहे हैं तो दैट इज़ फॉर सीटी स्कैन। अगर कोई अंडरलाइंग कोई ट्यूमर सस्पेक्ट कर रहे हैं आप, देन यू शुड गो फॉर एमआरआई। तो डरना किसी उससे चीज़ से नहीं चाहिए कि रेडिएशन, क्योंकि अगर कोई पेशेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको तो साल में एक बार आ रही है, तो कुछ इसमें मिलीसीवर्ट्स होते हैं डोज के जो होते हैं, मिलीसीवर्ट्स, एनुअल मिलीसीवर्ट्स सेफ हैं। वो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट फिर दोबारा फिर स्कैन कराएगा, थर्ड डे फिर स्कैन कराएगा, डेली तो स्कैन नहीं कराएगा। और जो हम लोग हैं, हम लोग रेडिएशन बैच एक पहन के स्कैन्स करते हैं, तो वो भी कम्प्लीटली एक सेफ है, प्रोटोकॉल रहता है। तो उसमें है कि डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई डर कर घर पे बैठे रहोगे तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उससे अच्छा है कि आप प्रॉपर एक गाइडेंस के अंडर एक कोई टेस्ट कराइए और उसका जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। सो अगर ब्लड क्लॉट होता है ब्रेन में या जैसा, उसके लिए एमआरआई होती है या सीटी स्कैन होता है? ब्लड क्लॉट नहीं, मान लीजिए स्ट्रोक है या फिर कोई हेमरेज है, ब्रेन हेमरेज है, सीटी स्कैन पे भी पिकअप होता है, बट एमआरआई इज सुपीरियर, जिसमें कुछ उसके सीक्वेंसेस होते हैं जो कि अर्ली भी डिटेक्ट कर लेते हैं। आपने अभी स्ट्रोक वर्ड यूज़ करा, राइट? तो आप जैसे आप क्लिनिक में हैं, बहुत सारे पेशेंट्स, सो आपको स्ट्रोक इज़ समथिंग, आप क्या ऐसी चीज़ है वो पहले आपको पता चल सकता है कि यू नो कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को केयर करना चाहिए, सो इज़ देयर एनीथिंग यू डू अबाउट इट? पहले केयर करना चाहिए उसमें तो ये है कि अगर फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर का है, डिसलिपिडीमिया का है कि जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत रेज्ड है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो वो केसेस जो होते हैं दोज आर एट हाई रिस्क। जितने जितने आपके एमआई के, हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स हैं, सेम गोज फॉर स्ट्रोक एज वेल। हाइपरटेंशन जो है एक साइलेंट किलर है ना। उसके बाद आपका डिसलिपिडीमिया है, वो भी एक स्ट्रोक को, कोलेस्ट्रॉल वगैरह आपका डीरेंज्ड है, लिपिड प्रोफाइल डीरेंज्ड है, वो सब आपका डीरेंज्ड है, तो वो सब केसेस जो है उनको ध्यान रखना चाहिए। और बेसिकली अगर आपका वही अगर लाइफस्टाइल स्ट्रेसफुल है तो दैट कैन गो टॉपसी टर्वी टू एनी एक्सटेंट, वो चाहे हार्ट हो चाहे स्ट्रोक हो, राइट? सो अंडरलाइंग थिंग इज कि लाइफस्टाइल थोड़ा स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए, exactly. which is pretty much difficult nowadays. Keep seeing the world of startups or work life, and Definitely. so but then that stress is really really harmful. Definitely. है ना? So coming on to जैसे कि हमने लाइफस्टाइल का चेंज का करा कि यू नो जो लाइफस्टाइल के कारण जो स्ट्रेस के कारण है, इट कैन लीड्स टू हार्ट का, यू नो, समथिंग मेजर फॉर हार्ट और इवन फॉर स्ट्रोक, फॉर ब्रेन। देन जैसे अगर हम करवाते हैं बहुत बारी अपना फुल बॉडी चेकअप, तो उसमें लिपिड प्रोफाइल, जनरली कोलेस्ट्रॉल है ना ऊपर नीचे काफ़ी लोगों का होता है, राइट? एंड उसमें फिर हमारे डॉक्टर्स हमें ये बोलते हैं कि आप
फ्राइड छोड़ दो, ये छोड़ दो, एक्सरसाइज करो. ऑफ कोर्स वो दी थिंग है, वो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है. बट देन लिपिड प्रोफाइल तो कोलेस्ट्रॉल हो गया. देन लिवर पे अगर हम आ जाते हैं, उसमें भी अगर कुछ आपके पैरामीटर्स हिले हुए हैं, सो डू यू थिंक उनको स्कैन्स फॉर फैटी लिवर या फॉर सच करवानी चाहिए कि इट इज़ अबाउट द डॉक्टर हु वुड डिसाइड. सो ये यहाँ पर कैसे एक सामने वाले को डिसाइड करना चाहिए? डेफिनेटली. देखिए, जो फैटी लिवर का प्रॉब्लम है आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है. इसको हम लोग 2 पार्ट्स में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं. एक तो है अल्कोहलिक फैटी लिवर जी. दूसरा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, राइट. जो कि बहुत ज़्यादा रिसेंटली ऑन राइज है. तो उसमें आपका ओबेसिटी इज़ द नंबर 1 फैक्टर. तो फैटी लिवर जो है हम लोग आप डेफिनेटली स्कैन्स में हम लोग पिकअप कर लेते हैं. उसके हम लोग ग्रेड्स देते हैं, ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है. इसके साथ साथ हम लोग इसका फाइब्रो स्कैन भी करा सकते हैं, जिससे हम लोग पता चल सकता है कि कितना स्टिफनेस है, फाइब्रोसिस कितना सेट इन हो गया है लिवर में. और अकॉर्डिंगली एक जैसे आजकल बहुत एक ट्रेंडिंग चीज़ है स्मार्ट वॉच, अब स्मार्ट रिंग्स आ रही हैं, है ना. तो वैसे ही आपका एक अल्ट्रासाउंड करके आप अपना लिवर हेल्थ भी आप देख सकते हैं कि आपका कितना ग्रेड है. इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मोटिवेशन थिंग फॉर अ ओबीज पर्सन, आई थिंक, कि अगर उसका ग्रेड 3 में है या फाइब्रो स्कैन में उसका फाइब्रोसिस आ रहा है तो ग्रेजुअली ग्रेड 2 पे मूव कर रहा है, ग्रेड 1 पे मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली उसको मॉनिटर तो करना ही चाहिए. बिल्कुल, है ना. सो आई थिंक वी डिस्कस्ड कि फैटी लिवर के लिए भी क्या क्या स्कैन्स हैं, और आई थिंक वो अगर डॉक्टर से डिस्कस करके आप करवाते हैं तो टाइमली पेशेंट के लिए बेटर ही है. डेफिनेटली. सो मतलब आई थिंक यूर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम बिकॉज वी पास्ट 1 hour एंड आई थिंक मेरे पास ना बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं. सो बट देन बिफोर वी कुड स्टार्ट, हमने थोड़ा सा थायराइड को टच किया था. ठीक है ना. तो हम जनरली क्या होता है, अगर थायराइड हम कैसे मेजर करते हैं, अगर आपका TSH रिपोर्ट है, थायराइड प्रोफाइल कैसी आ रही है. बट यू शेयर समथिंग बियॉन्ड दैट, है ना. कैन यू पुट सम लाइट ऑन इट, बिकॉज आई थिंक इट वाज सो टेक्निकल कि मैं एक राइट क्वेश्चन भी नहीं फॉर्म कर पाऊंगी अभी. तो देखिए, थायराइड का जैसा है कि पेशेंट्स को जनरली क्या होता है कि यहाँ पे गले में कोई गांठ फील हो रही है ना. तो उसके लिए हमारे पास अल्ट्रासाउंड के लिए आते हैं पेशेंट्स. तो जैसे हम लोगों ने ब्रेस्ट के लम्प्स के बारे में डिस्कस किया था, वैसे ही थायराइड में भी कई तरीके के लम्प्स मिलते हैं, जिसको हम लोग टायरेट्स, जैसे उसका बायरेट्स क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसका टायरेट्स क्लासिफिकेशन सिस्टम है. हम लोग क्लासीफाई करते हैं. तो फिर अगर हमें कोई लंप इसमें सस्पिशियस लगता है तो फिर हम उसका FNAC करते हैं, बायोप्सी करते हैं. जनरली थायराइड के लम्प्स होते हैं, दोज आर बिनाइन लम्प्स जनरली, बट इट कैन बी मेलिग्नेंट ऑल्सो. तो अनटिल एंड अनलेस प्रूवन अदरवाइज तो उसका हम लोग स्कोरिंग सिस्टम करते हैं. और बाकी थायराइड की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, थायराइडाइटिस जैसे होता है, उसमें आपको गले के अराउंड पेशेंट्स को पेन रहता है, तो वो इन्फ्लेम्ड थायराइड ग्लैंड के साथ आते हैं. दैट ऑल्सो वी पिक अप ऑन अल्ट्रासाउंड. उसके बाद जो इसके हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स होते हैं, दोज आर ऑल क्लिनिकली डायग्नोज्ड केसेस. सोनोग्राफिकली उसके कुछ फीचर्स होते हैं, दोज थिंग्स वी पिक अप एंड दोज आर रिपोर्टेड. और मेनली यही है कि गले के जो लंप्स हैं, गांठ है. सो बेसिकली रेडियोलॉजिस्ट के पास थायराइड का पेशेंट तब पहुंचता है अगर उसको लंप्स फील होते हैं, लंप्स फील हो रहे हैं या पेन फील हो रहा है. पेन भी हो रहा है. एक हो रहा है कि आपको अदर सिम्टम्स ऑफ थायराइड है कि आपका वेट से रिलेटेड है, हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड है ना. वो आपका थायराइड प्रोफाइल जो आपकी फिर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आपको गाइड करते हैं. सो द अगला लेवल इज व्हेन अगर आपको लम्प्स फील हो रहे हैं या पेन फील हो रहे हैं, दैट इज व्हेन आपका स्कैन और ये वाला आ जाए, राइट. सो आई थिंक दिस वाज प्रीटी न्यू फॉर मी. आई ऑलवेज थॉट कि थायराइड है तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के जाओ, और बट देन it can go to that level as well ki, right. So आज there were so many things existing in this कि जो बहुत टाइमली अगर पता चल जाए तो बेटर रहती है. सो स्कैन से द बेस्ट मैसेज आई कुड गेट फ्रॉम टुडे इज़ हमारा एक जो मीटिंग एक पॉडकास्ट है कि स्कैन से डरना नहीं चाहिए. यू शुड गेट इट डन टाइमली इनफैक्ट. तो इनफैक्ट वो आपकी लाइफ को बहुत बड़ी चीज़ें और रिस्क आने से प्रिवेंट कर सकता है. डेफिनेटली.
So- जैसे हम बोलते हैं प्रिवेंशन इज Is- बेटर देन then क्योर, Definitely. तो रेडियोलॉजिकली हम लोग अर्ली पिकअप कर लेते हैं डिजीज़ को, बीमारी को, और टाइमली एक्शन होकर Right, ठीक हो जाती ठीक है हो वो। सकती है। Definitely. Thank you so much for being here today and taking out your time. I know आपके पीछे जो patients हैं वो wait कर रहे हैं और आपको call कर रहे हैं, but then again thanks and so sorry to all the patients जो wait कर रहे हैं. So thanks again.